जी हाँ फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आपको इंतजार होगा इस सेशन का, तो इस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आगे की तरफ बढ़े। आज के लिए टारगेट स्कोर बता दें कि कम से कम आज चूँकि क्वेश्चंस का लेवल जो है पिछले सेट्स जो 5 हुए हैं अब तक, उसमें थोड़ा सा तब्दीली की गई है, थोड़ा सा सेट को कठिन बनाया गया है, लेकिन फिर भी आपको 30 प्लस आंकड़े हर हाल में आजमाते रहना है। तो आज का क्वालिफाइंग जो है, जितने भी लोग कर पाएंगे 25 प्लस, वे समझ लीजिए रिजल्ट्स में है। जो 30 प्लस के ऊपर करेंगे बिल्कुल वो एक्सीलेंट रूप से तैयार हैं। तो आइए कमर कस लीजिए और शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6, यानी कि जिसमें 40 अंक वाले जीके जो सेशन होता है बीपीएससी टीआरई में, उनमें मैथ, भूगोल, परिस्थितिकी और उसके बाद हम बात करेंगे साइंस का, उसके बाद करेंट अफेयर्स का, बिहार स्पेशल की चीज़ें होती हैं उसमें। तो आज देखते हैं कुल कितने आप स्कोर करते हैं। ज़रूर स्कोर करके आप हमें कमेंट अंत में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। पहला प्रश्न है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? बहुत ही बेहतर प्रश्न है। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो आपका 1 अंक यहां से हासिल हो जाता है। आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए ताकि आप स्कोर बेहतर तरीके से कर पाइए। और दोस्तों, किसी प्रकार की छल पूर्वक नहीं, ईमानदारी पूर्वक अपने स्कोर जो भी आता है ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट कीजिएगा, चाहे वो स्कोर 5 या 10 नंबर ही क्यों नहीं रहे, वही कमेंट कीजिए। 30 या 35 नंबर क्यों न रहे, लेकिन अपने से ज्यादा मत कीजिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न ये रहेगा, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? ये पहला नंबर पार्ट होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में अभी जो है हम लोग इंडियन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित क्वेश्चंस या इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो जीएस के सामान्य पैटर्न होते हैं उनसे प्रश्न पहले 8 मिलेंगे, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट कंटेंट चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? अगर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी आपने चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा कि जो दिए गए किले हैं, फोर्ट विलियम है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है, फोर्ट सेंट डेविड है, इनमें से किसको सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण किया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है पहली बार निर्मित होने वाली ब्रिटिश जो किला है या वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। आइए बढ़ते चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब 25 प्लस आज को करना है। 30 प्लस का मतलब एक्सीलेंट। आपकी रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया नामक अखबार शुरू किया था? निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया नामक अखबार शुरू किया था? दिए गए ऑप्शंस में से तीसरे का सही आंसर, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया यानी कि वॉइस ऑफ इंडिया नामक अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि। पहली तो बात यह हो जाएगी कि पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए सहायक संधि किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो उस कंडीशंस में आप जो है लॉर्ड वेलेस्ली कर सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न थोड़ा सा और घुमाया जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था थी, इसमें से कौन सी वो कथन है जो लागू नहीं होता है? सही आंसर पहला ऑप्शन है, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो लागू होता है। भारत का नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, यानी भारत को नेपोलियन को सुरक्षित रखना, ये जो है ये लागू होता है लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि व्यवस्था में। अगर कंपनी के लिए एक नियत आय प्रबंधन करना, मुझे नहीं लगता है कि ये लागू होता है, यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होगा? तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध किया जाएगा, यह जो है सहायक संधि में नहीं की गई थी। याद रखेंगे चौथे का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत की नीति अपनाकर सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? याद रखेंगे जो राज्य हड़प्पन नीति जो थी, राज्य हड़प नीति, वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। इसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं थी, जिसमें से एक व्यवस्था था व्यक्तिगत की नीति। तो पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत के नीति को अपना करके सबसे पहले जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहले किस आपको बता रहे हैं पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, वह कौन सी
नीति थी जिसका या लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति अपनाकर सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में किस मतलब क्षेत्र को अपने पास अपने क्षेत्र में मिलाया था ब्रिटिश साम्राज्य में? नागपुर, झांसी, संबलपुर, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे क्योंकि वह आंसर था सतारा। याद रखेंगे सतारा को सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत नीति के तहत जो है अपने साम्राज्य में मिलाया गया था। याद रखेंगे सतारा ऑप्शन में नहीं है, यही कारण है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी जानते हैं ऐसे प्रश्न को तैयार करने के लिए मुझे कई किताब लेकर के बैठने पड़ते हैं, लगातार मेहनत करके टाइपिंग करके और फिर प्रश्नों को चुन करके कई घंटे लग जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग और आपके लिए जो पैसे खर्च करके अपलोड करना वीडियो को। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे कोई फी नहीं मांगता हूं, बस आप मोटिवेट कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। हम आपको लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस आपसे लाइक और सब्सक्राइब की ही बात कर रहा हूं। प्रश्न है अगला, क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था? तो सही आंसर है छठे का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। छठे का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर भी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते, 7वां नंबर क्वेश्चन है, गद्दर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? प्रश्न आपके सामने है कि गद्दर जो पत्रिका थी उसको जो प्रकाशित किया गया उसका पहला अंक जो था, पहला जो उसका ये पत्रिका निकला उसको किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसको उर्दू में जो है प्रकाशित किया गया था। तो गद्दर पत्रिका का पहला अंक जो है किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? उर्दू में। अगर आपको नॉलेज है दोस्तों तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि गद्दर पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इतिहास से संबंधित ये जो प्रश्न है वो अंतिम नंबर प्रश्न हो जाएगा, 8वां नंबर, और उसके बाद हम लोग नए कंटेंट की तरफ भागेंगे। पर प्रश्न कर 8वां नंबर कि अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? इसी से संबंधित प्रश्न बीपीएससी TRE 1 में PRT में पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन ऐसी क्रांति है जो महिला क्रांति के रूप में जो है उन्होंने भाग लिया था? अरुणा आसफ अली इसका सही आंसर हो गया था वहां पर। तो आज प्रश्न है कि अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? तो याद रखिएगा दिए गए ऑप्शंस में से कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि अरुणा आसफ अली एक ऐसी क्रांतिकारी थी, यानी कि एक ऐसी आंदोलनकारी थी जो कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जो है अपना भागीदारी निभाया था। तो अरुणा आसफ अली का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1942 ईस्वी में, उसमें इन्होंने उससे वो संबंधित थी। यानी उपर्युक्त में से कोई आंसर सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9वां नंबर प्रश्न है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? यहां से अब भूगोल यानी कि विश्व, बिहार और भारत की जो भूगोल है वो स्टार्ट होते हैं, और 8 के बाद अब अगले 8 क्वेश्चन 16 नंबर तक हम लोग भूगोल के देखेंगे। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान निम्नलिखित में से कौन है? मेरियाना गर्त। याद रखेंगे मेरियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है, लेकिन यहाँ पर हिंद महासागर पूछा जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए मत कर दीजिए। गलती से अगर कर दिए होंगे तो आप एक फॉल्ट यानी कि एक फॉल्ट कर चुके हैं। तो सही आंसर है हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? सही आंसर है सुंडा गर्त। याद रखेंगे सुंडा गर्त जो है दोस्तों वो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान के रूप में जाना जाता है। 9वें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन गलत मिलाया गया है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उसको गलत मिलान कराया गया है? कैप्टन कुक हवाई द्वीप का खोज किया था, बिल्कुल सही है। केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया था, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट पियरी दक्षिण ध्रुव का खोज किया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव का खोज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो रॉबर्ट पियरी के द्वारा दोस्तों उत्तरी ध्रुव का खोज किया गया था सन 1909 ईस्वी में, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। यही कारण है कि 10वां नंबर का सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जनजातियों के द्वारा झूम की कृषि किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है यानी की जाती है? प्रश्न आपके सामने है, एक बार फिर से देख लीजिए। जनजातियों के द्वारा झूम की कृषि किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है या मिट्टी में की जाती है? काली मिट्टी, वनीय मिट्टी, लाल मिट्टी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो जनजातियों के द्वारा दोस्तों झूम की कृषि जो होती है वह वनीय मिट्टी में पाई जाती है। यहाँ पर शब्द जनजातीय जोड़ दिया गया है। जनजातियों के द्वारा झूम की कृषि किस प्रकार की मिट्टी
में की जाती है? वनीय मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना से कौन या सा से राज्य लाभान्वित है? नर्मदा नदी पर स्थित रहने वाली सरदार सरोवर परियोजना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि बताइए नर्मदा नदी पर सरदार कौन सा परियोजना है, तो उस समय याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है, उस समय नर्मदा नदी कहिएगा। लेकिन यहाँ पर है कि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना बना हुआ है उससे कौन कौन से राज्य या कौन सा या कौन से राज्य लाभान्वित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों ना, ये राज्य जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित रहने वाली सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित है। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। रिजल्ट का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि ऑप्शन नंबर ई बीपीएससी में और ऑप्शन नंबर डी अगर आपको तोड़ने आ गया तो यकीनन समझ लीजिए कि बीपीएससी की जो रिजल्ट्स है वो आपके मुट्ठी में रहती है। तो ध्यान से देखने की जरूरत होगा और एक अपना एक्सपीरियंस बनाने की जरूरत होगा। आदत बनाइए 30+ की। विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि गांगे डॉल्फिन जो है वह भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ये विलुप्त होने के कगार पर थी, ये रेड डाटा बुक सूची में आ गई थी। तो उस कंडीशंस में यह गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करके इसको बचाने का उपाय कब किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। अक्टूबर 2009, मार्च 2008, दिसंबर 1972 में सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2009 में ऐसा प्रयास किया गया था। लीजिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच से या 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से, मध्य मेरिडियन से या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है दोस्तों वह 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से होकर के गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से। आपको कमेंट करके बता देना है कि ये मतलब कहाँ से शुरू होती हैं। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो बस आगे बढ़ते चलिएगा। प्रश्न है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? यदि भूकंप आने वाला है तो किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे वैज्ञानिक ये आकलन कर लेंगे कि हाँ अब जो है कुछ ही देर के अंदर भूकंप आने वाले हैं और इसका पहले से इंफॉर्मेशन यानी कि वो अपने काउंट्री में या अपने स्टेट में लोगों को दे करके जागरूक कर देंगे। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने भी चुना है, रेडॉन जो होता है, रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं? वायुमंडल में वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जलते हैं? ये प्रश्न आपके सामने है। वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जलते हैं? 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मंडल। वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जलते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर आप कीजिएगा कि मध्य मंडल में जो होती है उल्का पिंड, यानी कि तारों के वैसे टुकड़े जो जमीन पर जो अगर बिना जले हुए पहुंच जाती है तो उसको उल्का, और जो जल जाती है उसको उल्का पिंड के नाम से हम जानते हैं, जहां तक मैंने इसके बारे में अध्ययन किया है। अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ क्षमा चाहेंगे और आप हमें अवगत बेहतर तरीके से करा सकते हैं। इसके लिए आपका सजेशन सराहनीय होगा और आप स्वागत योग्य होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है करेंट अफेयर्स। अभी तक भूगोल हम देख रहे थे, तो अभी तक जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास से संबंधित क्वेश्चन 1 से 8 तक देखे हम लोग। 8 से 16 तक, 9 से 16 तक हम लोगों ने भूगोल देखा। अब यहाँ से 17 से आगे बढ़ते हैं, 24 तक हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स। याद रखेंगे हर प्रकार की प्रश्नों पर अपना ध्यान जरूर बनाए रखिए। हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए, हम आपकी कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ाएंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जो जारी किया गया उसमें 180 देशों के बारे में कहा गया है, प्रेस स्वतंत्रता के बारे में। उसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है, यानी कि प्राप्त हुआ 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 159वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है।
आगे देखते हैं, भारतीय मीडिया को डूब मरना चाहिए। यहाँ से इसका स्कोर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला किन को बनाया गया है? 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति आत्रे। याद रखेंगे, प्रश्न है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति आत्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं बिहार बीपीएससी जीके 40 अंक वाले क्वेश्चंस का। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण से मौत हो गई? तो दो तीन चीज़ें यहाँ से मिल जाती है कि वह कौन सा हेलीकॉप्टर कौन सा था, तो बेल 212। ये क्रैश हुई ईरान में। इब्राहिम रईसी कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ईरान के। तो याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश हो जाने के कारण से मौत हो गई है? ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? 20वें का सही आंसर है कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही। एक एक स्कोर अपना एक एक आंकड़ा मिलाने हैं। प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न आपके सामने है 21 नंबर कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 21 का सही आंसर है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपके पास ए, यानी कि 14 जून को। यानी आज जब वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं 17 जून है, यानी कि बिल्कुल करीब से हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को लेकर के रखा है और पीछे भी हम पहुंचे हुए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप ही के सब्सक्राइब पर हमारी मेहनत टिकी हुई है। आप जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा हम आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे। आइए देख लेते हैं प्रश्न 22 नंबर, मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है? मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया? सही आंसर है 8 मंत्रियों को जो है 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया। इसमें से 4 को जो है वो कैबिनेट मंत्री, वहीं पर 4 को राज्य मंत्री बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार के कितने सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया? तो 4। राज्य मंत्री कितने को बनाया गया? 4। कुल मिलाकर कितने मंत्री बनाए गए? तो 8 मंत्री बनाए गए हैं। प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न है आपके पास, भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया है? भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया है? 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया है? 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्यारे दोस्तों। प्रश्न कहता है कि हाल ही में मोदी कैबिनेट में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है? हाल ही में मोदी कैबिनेट में किसे, यानी कि मोदी कैबिनेट 2024 में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का पद दिया गया है? 24वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में मोदी कैबिनेट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है। आप अपना स्कोर जरूर काउंटिंग करते रहिएगा। अब यहां से 25 नंबर से क्वेश्चन मैथमेटिक्स के स्टार्ट होते हैं और मैथमेटिक्स क्वेश्चनों को आराम आराम से देखते चलिएगा। कहता है प्रश्न कि दो संख्या का अनुपात जो है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो दोनों संख्या का नया अनुपात क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि अनुपात लिख देते हैं। पहले अनुपात कितना दिया गया? 3 और बटा कितना दिया गया? 5। कहा जा रहा है इसका क्या करें, 10% बढ़ा दें, यानी कि 100 में +10 कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कीजिए गुने कर दीजिए, यहाँ पर 100 में आपको 20 जोड़ देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा कि यह 3 गुने 110 हो जाएगा, अब बटा यहाँ पर 5 गुने और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस 0 से एक 0 कटा दीजिएगा और उसके बाद 3 चौका 12 आप कटा दीजिएगा और उस कंडीशन से ऊपर क्या बचेगा? 11 और नीचे क्या बचेगा? 5 चौका 20, यानी कि 11 अनुपात
देखेंगे 11:20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने हैं। देख लीजिए प्रश्न कहता है कि a बाई बी का मान 3/4 है और 8a + 5b बराबर 12 है, 22 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जानते हैं इसमें गलती आप क्या कर दीजिएगा, आप तुरंत a का मान उठाकर रख दीजिएगा 3, b का मान उठाकर रख दीजिएगा 4। उस कंडीशंस में इसका आंसर हो जाएगा पार। इसलिए नहीं रखेंगे यहाँ पर 3 और 4, बल्कि इसको बनाएंगे अगले बेहतर तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों। पहले देख लेते हैं a बाई बी, हम लोग इसको चेंज करते हैं b के रूप में। a बाई बी का मान है 3/4, ठीक है, तो a का मान पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो उस कंडीशंस में सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हम लोग यहाँ से b का मान निकाल लेंगे। b बराबर कितना हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा, देंगे 3/4 है ना, तो b का मान हो जाएगा 4/3a, याद रखेंगे। यानी कि ये चला जाएगा उधर, या ऐसे कर लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि a बाई बी का मान 3/4 है, तो सबसे पहले हम लोग b का मान निकाल लेते हैं। b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर b का मान हो जाएगा 4a/3। हमने तीसरा तीसरी गुना किया है, यानी कि जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में b होगा वहाँ पर हम लोग 4a/3 रखने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर 8a, क्योंकि a का मान पूछा जा रहा है, और यहाँ पर 5 रहने दीजिए, और b का मान हमारे पास कितना आया था, 4a/3, और उसके बाद कुल मिलाकर के हमारे पास कितना है, 22 कहा जा रहा है। आइए करते हैं, यहाँ पर देखिए 8 3 का 24, इसको कीजिए आप क्या बोलते हैं ना, बटा का जोड़ कीजिए। 24a प्लस यहाँ पर देखिए 5 चौका का 20, ठीक है ना, यहाँ पर 20 कर दीजिए 20a, अब बटा में कितना कीजिए 3, बराबर कितना कीजिए 22। अब क्या करेंगे, 24 में 20 जोड़िए, 24 में 20 जोड़ेंगे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 44a आ जाएगा। बटा में यहाँ पर 22 तियाँ 66 दिखाई दे रहा है, तो याद करिएगा 22 तियाँ 66, यानी कि हम लोग यहाँ पर 44a बराबर हमारे पास कितना आया था 66। अब a का मान कर दीजिए 66 बटा कितना 44, कटा दीजिए। यहाँ से हम लोग कटाने की कोशिश करेंगे, कितने बार में कटाएंगे, 11 से कटाइए। 11 छक 66 और उसके बाद 11 चौक 44। अब 6/4 को कटाइए, ऊपर 3 नीचे 2, यानी कि कुल मिलाकर 3/2 देखिए कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौर से आप देखते चलिएगा, कड़ी मेहनत के साथ दोस्तों वीडियो बनाना पड़ता है। आप हमें मोटिवेट कर दीजिए, बिल्कुल हम इससे भी बेहतर तरीके से आपको वीडियो प्रदान करेंगे। ये रूट को ना पूरा समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक समझिएगा, ठीक है। यानी प्रश्न है रूट अंडर, ऐसा प्रश्न है 1 + x बाई 144 इक्वल टू 13 बटा यहाँ पर कितना गया 12 दिया गया। जब ये रूट हटेगा दोस्तों तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ जाता है। तो आइए ऐसे करके बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 + x बाई 144 इक्वल टू हो जाएगा 13/12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 और बटा 12 144। इतनी तो समझ जरूर रखते होंगे। ये प्लस में 1 है, इधर लाइएगा माइनस में 1 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए हमारे पास मान क्या हो गया होगा, मान हो गया हमारे पास x/144 और इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल माइनस कितने करेंगे, यहाँ पर माइनस है -1। अब 144 में 1 से गुना कीजिए तो x बाई कितने हो जाएंगे 144 इक्वल टू कीजिए 169 में 144 से गुना करेंगे तो 169 में 144 घटा लीजिए, यहाँ पर आपको 25 नजर आएगा और 25 के नीचे 144 नजर आएगा। 144 से 144 घटा दीजिए 25, देखिए आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एकदम भयानक क्वेश्चंस, थोड़ा सा मैथ को क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इधर उधर करके रखे हुए हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज होके और ऐसी सिचुएशन से आप लड़ना सीख जाइए कि एग्जाम्स में डटे रहिए, एकदम हर हाल में एकदम एग्जाम्स को क्रैक कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बार रुकना नहीं है, पूरी दमखम लगा देने हैं प्यारे दोस्तों। हम आपके साथ पूर्ण रूप से हैं। 500 में वह छोटी से छोटी संख्या घटाइए कि ताकि 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दस्ता में 3 बच जाए। तो जानते हैं ऐसे क्वेश्चन छोटी से छोटी कहा जा रहा है ना, तो इसलिए इसका लॉसन निकाल लेंगे। तो आइए छोटी से छोटी लॉसन निकालते हैं। 4, 5 और 6 का लॉसन निकालेंगे। 2 से कटाइए, 2 दूना 4, 5 और 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 तियाँ 60 हुआ। ठीक है, अब इस 60 से ना इस 500 में भाग दीजिए, क्योंकि 60 से ही कह रहा है कि जो आ रहा है इससे ना भाग देने पर, इससे भाग देने पर, तो कुल मिलाकर ये संख्याएं 60 है न्यूनतम रूप से। ठीक है, जब कटाइएगा
करिएगा तो 6 8 48 यानी कि 480 आ जाएगा। ठीक है, 20 शेष बचेगा, लेकिन हर हाल में 3 शेष बचाना है, इसलिए इस 20 में से 3 को घटा देंगे। 20 में से 3 घट जाएगा, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से को कौन है जिसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ना निम्न में से कौन से बढ़ते हुए क्रम है, 5/7, 9/11, 7/8 जो है ये सभी ऑप्शंस में दिए गए हैं। यही कारण है कि इसको कम से कम हम 3 अंकों तक इसका हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इसका दशमलव निरूपण करेंगे, और दशमलव निरूपण करने के बाद दोस्तों हम लोग एक एक करके उस पर गौर फरमाएंगे। तो हम पहले से ही इसका दशमलव निरूपण कर लिए हैं। 5 में दशमलव निरूपण कैसे करते हैं, अंश में हर से भाग दीजिए, यानी 5 में 7 से पहले 0 लेकर जाइएगा, ऐसे ही भाग दिए होंगे हम। ठीक है, तो 5/7 का मान जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों वह दिया गया है। हमने जब निकाला तो 0.714 लिख लेते हैं। पहले नंबर का लिख लेते हैं 0.71 और क्या 4। दूसरे का जब किया गया दशमलव तो 0.818। तीसरे का किया गया है तो 0.87 और क्या 5। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये लाइन से रियल में है ही। 0.714 यानी कि 714, 818, 875 ये लाइन से है, यानी कि पहला ही नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन से थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगे रहिए, भीड़े रहिए, गिरते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन लड़ते रहिए। आगे देखते हैं। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी, हिंदी में 47%, अंग्रेजी में यानी कि 36 प्लस कितना 47%, ये दोनों एक जगह हैं। ठीक है, यदि दोनों में 22% यानी कि ये दोनों है हिंदी और क्या अंग्रेजी वाले अलग अलग आंकड़ा, लेकिन ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन वाले को घटा दीजिए 22%। अब देख लीजिएगा क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे ना कि 36 में जब 47 को जोड़ लेते हैं तो जोड़िए 7 6 13 का 3, 4 और उसके बाद 4 और 3 7, 7 और 1 8, 83 हुआ। माइनस में कीजिए 22, 3 में से 2 जाएगा 1 और 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत कितनी है 61%। तो याद रखिएगा कुल छात्र कितने परसेंट होंगे 100%। इस 100% में से 61% क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। तो इस 100 में से अनुत्तीर्ण को हटा देंगे तो जो बचे हुए हैं वही उत्तीर्ण हुए होंगे। तो 100 में से 61 घटाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर आना चाहिए 39% आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन 31 नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का दोगुना हो जाएगा। कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का दोगुना हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिले होंगे एग्जाम्स में। कुछ नहीं करना है, जितना गुना उसमें से 1 घटाइए। ठीक है, जितना प्रतिशत उसको भाग में दीजिए। चूंकि यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना कीजिए। तो बताइए 25 चौका का कितने 100 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाइएगा यहाँ पर तो 1 आएगा और 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो कुल मिलाकर के 4 आ जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 31 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 32 नंबर क्वेश्चन, अंतिम ही क्वेश्चन होगा ये आपको क्या बोलते हैं मैथ का। इसके बाद घबराइए नहीं, आपका फेवरेट सेशन आने वाला है, यानी कि फेवरेट जो आपके पार्ट्स होंगे इस 40 अंकों वाले में साइंस तुरंत ही आने वाला है। एक पाइप क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब वो खाली कर सकता है 15 घंटे में। कुछ नहीं करना है, 10 गुने 15। ठीक है, ये दोनों मिल करके उसके बाद खाली करता है, इसलिए बड़का में से छोटका को घटा दीजिए 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। तो अब देखिएगा 15 में 10 से गुना करेंगे 150,
बचा कि नहीं। यहाँ पर करेंगे 150 बटा क्या था 15 में से 10 घटाए थे 5 आया था ना, कटा दीजिए 30 बार में, यानी 30 घंटा में दोनों क्या था है कि दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं और एक पानी खाली करते रहे एक भरते रहे तो 30 घंटा के बाद एकदम वो टंकी लबालब पूर्ण रूप से भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए साइंस के स्टार्ट हो गए सेशन, यानी साइंस के पार्ट यहाँ से। कौन सी रचना तंतु जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी वह रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? चौंकाने वाला, क्योंकि ऑप्शंस एकाएक इंग्लिश मीडियम में हर हाल में हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए प्यारे बंधुओं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रियोल जो होती है वह रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने रख दिया है और अगले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयी अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं? पानी भी निकलता है, वसा भी निकलता है, अपचयी पदार्थ भी निकलता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा हमारे शरीर का अंग है? तो वह शरीर का अंग वृक्क यानी हमारी किडनी है। 34 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखने के बाद बिल्कुल चारों के चारों ऑप्शंस एकदम मिस वर्ल्ड की तरह या मिस यूनिवर्स की तरह एक साथ चैंपियन नजर आ रहे थे। ऐसे में सतर्क होने की जरूरत है ऐसे प्रश्नों से। कहता है कि जब हम लौह तत्व भोजन में प्राप्त करते हैं तो उस लौह से हमें क्या प्राप्त होता है? हम लौह तत्व वाले भोजन जब खाते हैं जैसे कि पालक इत्यादि खाते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? रक्त, हीमोग्लोबिन, बोन मैरो, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? तो उससे दोस्तों हमारे शरीर को हीमोग्लोबिन की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये अगर नहीं रहेगा लौह की मात्रा तो अरक्तता होगी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न कहता है तारों एवं आकाश गंगा का व्यास नापने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या है? यानी कि तारों एवं आकाश गंगा के व्यास को हम मापने के लिए किस उपकरण का व्यवहार करेंगे? 36 का राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरोमीटर का प्रयोग करेंगे। तारों एवं आकाश गंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण इंटरफेरोमीटर हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? गुरुत्वीय वेग, कोणीय संवेग की वजह से, कक्षीय वेग की वजह से? दोस्तों इसमें कोई आंसर नहीं दिया गया है क्योंकि पलायन वेग की वजह से, याद रखेंगे पलायन वेग की वजह से जो है ना वह चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि पलायन वेग इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था? ये आपके पास प्रश्न नंबर 38 उपस्थित करा दिया गया है। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स जिसको बोलते हैं उसको जो है हमको लागू किया गया था 1971 ईस्वी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है दोस्त कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था? किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था? राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत का खोज किया गया था। 39 के बाद 40 और आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपस्थित हो चुका है। इस प्रश्न को बताने से पहले प्लीज अंत में आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों और कल का इंतजार कीजिए क्योंकि कल परसों डेली बाय डेली हमारे चैनल पर इससे बढ़ कर के भी वीडियोस आ रहे हैं। और घबराइए नहीं, टीजीटी के लिए मैथ्स के 80 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके भी प्रश्न तैयार कर लिए गए हैं, बस रिकॉर्डिंग करना डिजिटल बोर्ड से बाकी है। तो प्रश्न है परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होते हैं? तो याद रखिएगा परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निवास करते हैं। वहीं पर इलेक्ट्रॉन, देखिएगा ये अगर परमाणु हुआ और ये परमाणु का नाभिक है तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या आता है और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से किसी का मान बताइएगा, परमाणु संख्या आता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके केंद्र में उपस्थित होता है यानी कि नाभिक में। और दोस्तों नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। शुक्रिया हमारे साथ अभी तक जुड़ने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।